प्रिय मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं आचार्य नंदकिशोर शर्मा पार्थ एस्ट्रो लाइफ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में नाड़ी से व्यक्ति के स्वभाव और स्वास्थ्य का अध्ययन करना सीखेंगे कि किस प्रकार नाड़ी को देखकर हम किसी जातक के व्यक्तित्व, उसके स्वभाव और उसके शरीर में होने वाले रोग दोष के बारे में जान सकते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में नाड़ी दोष क्या है और उसका निवारण क्या है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रिय मित्रों, किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, प्रकृति, उसके रहन सहन, आचार विचार को जानना एक कठिन काम है, परंतु ज्योतिष शास्त्र से हम उसके बारे में काफ़ी सटीक जान लेते हैं। मित्रों, व्यक्ति के स्वभाव को परखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंडली का लग्न होता है। यदि किसी व्यक्ति की प्रकृति, स्वभाव, चरित्र आदि को जानना है तो उसमें सबसे पहले कुंडली का लग्न देखें। यह 50% तक व्यक्ति के बारे में हमें बता देता है। फिर उसकी राशि को देखें, यह 25% तक जानकारी देती है। बाकी के 25% में उसका सूर्य कुंडली में कैसा है, चंद्रमा, नक्षत्र, नाड़ी, गण, वर्ण आदि देखना होता है। इसी प्रकार जातक के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए उसका लग्न, राशि और षष्ठम भाव, नक्षत्र, नाड़ी आदि को देखते हैं। अतः हम देखते हैं कि व्यक्ति के स्वभाव और स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए जन्म कुंडली देखते समय उसकी नाड़ी देखना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, नाड़ी का ज्योतिष शास्त्र के अलावा योग शास्त्र और आयुर्वेद में भी बड़ा महत्व है। योग शास्त्र में 3 मुख्य नाड़ियाँ बताई गई है, जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है, जो हमारी ज्योतिष की नाड़ियों से मिलती जुलती है। आयुर्वेद में भी सभी रोगों की पहचान नाड़ी देखकर ही किया जाता है, ताकि वात, पित्त, कफ का असंतुलन देखा जा सके। और विवाह में गुण मिलान के समय नाड़ी का बड़ा महत्व होता है। नाड़ी दोष होने पर विवाह करना अशुभ माना जाता है। आज हम इसी पर विचार करेंगे कि यह नाड़ी क्या है और इसका ज्योतिष में क्या उपयोग है और आखिर नाड़ी दोष क्या होता है। तो मित्रों, नाड़ी के बारे में जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली खोलिए। उसके प्रथम या द्वितीय पृष्ठ पर जन्म विवरण लिखा होता है, उसमें नाड़ी के सामने देखिए। नाड़ी के सामने आदि, मध्य या अंत्य लिखा मिलेगा। इसका मतलब नाड़ी के 3 ही प्रकार होते हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी या अंत्य नाड़ी। आदि नाड़ी, जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, इसमें वात की प्रधानता होती है, यानी वायु की अधिकता की वजह से व्यक्ति में गठिया बाय है, श्वास का उतार चढ़ाव है, आर्थराइटिस है आदि बीमारियां हो जाती है। उसके बाद देखते हैं नंबर 2 पे आती है मध्य नाड़ी। मध्य नाड़ी जिस व्यक्ति के होती है उसमें पित्त की प्रधानता होती है, जिससे शरीर में गर्मी बनी रहती है। एसिडिटी का होना, स्किन का जलना, इस प्रकार की बीमारियां उसमें पाई जाती है। अंत्य नाड़ी जो है उसमें कफ की प्रधानता होती है, इस वजह से सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार उसे बना रहता है। अब हम नाड़ी के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में विचार करते हैं। आदि नाड़ी वाला व्यक्ति भविष्य की चिंता अधिक करता है, क्योंकि इस नाड़ी में चंद्रमा का प्रभाव होता है, इसलिए व्यक्ति कल्पनाशील होता है, सदैव चिंतायुक्त रहता है, विचारमग्न रहता है। मध्य नाड़ी वाला जो व्यक्ति है वह वर्तमान में जीता है, न भविष्य की चिंता करता है, न भूतकाल की चिंता करता है। ये नाड़ी जो है इस मामले में सर्वोत्तम मानी जाती है। अंत्य नाड़ी वाला व्यक्ति भूतकाल में जीता है, पुरानी बातों को याद रखता है, ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण करना उसे अच्छा लगता है। इस अंत्य नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। मध्य नाड़ी जो है उस जिस व्यक्ति में होती है वह व्यक्ति बड़ा ऊर्जावान होता है, बड़ा तेजस्वी होता है, उसमें शरीर में बड़ी फुर्ती होती है। अब
इन नाड़ियों का निर्माण कैसे होता है, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक नाड़ी को 9 नक्षत्र मिले हैं, अर्थात अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, इस प्रकार ये 9 नक्षत्र। यदि इसमें इन नक्षत्रों में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी आदि नाड़ी होगी। यदि भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसकी मध्य नाड़ी होगी। और यदि किसी मनुष्य का जन्म कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, रेवती, इस नक्षत्र में मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसके अंत्य नाड़ी होगी। अब इन नक्षत्रों से हम किस प्रकार आसानी से नाड़ी का निर्धारण करें, इसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका है मित्रों। उस सरल तरीके पे हम विचार करते हैं। मित्रों, अब इन नक्षत्रों से हम कैसे जानें कि हमारे कौन सी नाड़ी है, इसके लिए ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसे हम देख करके तुरंत पता लगा सकें कि यह नक्षत्र है तो आदि नाड़ी होगी, और अमुक नक्षत्र है तो मध्य नाड़ी होगी, और अमुक है तो अंत्य नाड़ी होगी। इसके लिए मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। मित्रों देखिए, हमारा हाथ है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी अंगुलियां हैं उनके 3 हिस्से हैं। उसको हम पहले वाले हिस्से को आदि नाड़ी मान लेते हैं, बीच वाले को मध्य नाड़ी और अंतिम वाले को अंत्य नाड़ी। इसी प्रकार आगे वाली अंगुली में भी आदि, मध्य, अंत्य, आदि, मध्य, अंत्य, यानी ऊपर वाले सब आदि और बीच वाले सब मध्य और नीचे वाले सब अंत्य नाड़ी के हैं। अब इसके ऊपर हम नक्षत्रों की गणना यूँ करेंगे। जो नक्षत्र आदि नाड़ी वाले हिस्से में आता है उस नक्षत्र के होने पे आदि नाड़ी, जो मध्य नाड़ी वाले हिस्से में आता है उस नक्षत्र के वहाँ आने पर मध्य नाड़ी, और जो अंत्य नाड़ी वाले हिस्से में आता है उस नक्षत्र के वहाँ होने पर अंत्य नाड़ी होगी। अब नक्षत्र की गणना देखो इस प्रकार से हमको करनी है, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, यहाँ से यूँ चले फिर यहाँ से यूँ। तो अब जैसे हम देखते हैं कि यहाँ आया अश्विनी और यहाँ आया आर्द्रा, इसका मतलब अश्विनी और आर्द्रा इन दोनों की आदि नाड़ी होगी। तो यह मित्रों बहुत ही सरल तरीका है, इससे आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से किन किन नक्षत्रों के होने पर कौन कौन सी नाड़ी होती है। अब हम नाड़ी दोष पर बात करते हैं। अगर जन्म कुंडली में वर वधू दोनों की नाड़ी समान हो तो नाड़ी दोष माना जाता है। जैसे वर की नाड़ी आदि है और वर की भी आदि हो तो नाड़ी दोष हो जाता है, या वर की नाड़ी मध्य हो और वधू की भी नाड़ी मध्य हो तो नाड़ी दोष हो गया। अर्थात नाड़ी दोनों की एक ही हो तो नाड़ी दोष माना जाता है। ये वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इसके दुष्प्रभाव पर अगर हम बात करें तो संतानोत्पत्ति में बाधा हो सकती है, या संतान हो भी जाए तो शारीरिक मानसिक रूप से दुर्बल या विकृत जैसी होती है। वैवाहिक जीवन सदैव तनावपूर्ण रहता है। इसी कारण गुण मिलान में हम सर्वाधिक 8 अंक नाड़ी को देते हैं। गुण मिलान जो है उसकी सारणी मैंने आपको यहाँ पे लिख कर समझाई है कि जो वरवधु गुण मिलान जिसे हम अष्टकूट मिलान भी कहते हैं, इसमें सर्वाधिक नाड़ी को 8 अंक मिले हैं। वर्ण के 1 अंक, वश्य का 2 अंक, तारा के 3 अंक, मैत्री के 5 अंक, बकूट के 7 अंक, 36 अंकों में से सर्वाधिक 8 अंक नाड़ी को दिए गए हैं। अर्थात नाड़ी का वर वधू के गुण मिलान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। हम नाड़ी दोष के परिहार के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय में समाज में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली है। इस कारण कई बार सुयोग्य जोड़ी भी विवाह के बंधन में बंधने से रह जाती है। मित्रों, इस विषय में मैं आपको नाड़ी दोष के परिहार के बारे में सटीक, शास्त्रीय, अनुभवजन्य और ऐसी प्रामाणिक जानकारी देता हूँ कि कब नाड़ी दोष लगता है और कब नाड़ी दोष नहीं लगता है। तो देखिए, इस विषय में
3 चीज़ों पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। पहली है, आदि और अंत्य नाड़ी का दोष यदि है तो विवाह किया जा सकता है, परंतु अगर मध्य नाड़ी दोष है तो विवाह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे कष्टकारी शास्त्रों में माना गया है। अब दूसरा है, वर वधू दोनों के नक्षत्र समान हो परंतु राशि अगर अलग अलग हो तो विवाह किया जा सकता है। जैसे दोनों का नक्षत्र कृत्तिका है, अतः अंत्य नाड़ी हुई, परंतु हम जानते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण है, तो राशि मेष ही रहती है, परंतु चतुर्थ चरण होते ही राशि बदलकर वृषभ हो जाती है। तो वर का मान लो प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में जन्म हुआ हो तो उसकी मेष राशि है, और अगर वधू का चतुर्थ चरण में जन्म हुआ हो तो दोनों के नक्षत्र तो सेम है, कृत्तिका नक्षत्र, परंतु वर की मेष राशि हो गई और वधू की वृषभ राशि हो गई। अतः राशि की पृथकता की वजह से नाड़ी दोष का यहाँ परिहार हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि नक्षत्र के चरण यदि अलग अलग हों तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। जैसे कि नक्षत्र के चरण अलग अलग कैसे हो, इसके बारे में मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ। जिस प्रकार से हमने हाथ से, अंगुलियों से हमारी नाड़ी का ज्ञान करना सीखा, उसी प्रकार से हम चरणों की भिन्नता को देखते हैं कि जैसे ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, अर्थात प्रथम चरण और ये द्वितीय चरण दोनों एक लाइन में आ गए। यहाँ पर नक्षत्र के चरण समान होने की वजह से नाड़ी दोष लगेगा। और अगर जैसे प्रथम चरण है और चतुर्थ चरण है, दोनों चरण अलग अलग होने की वजह से नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। इसी प्रकार यदि पुरुष की कुंडली में द्वितीय चरण है और स्त्री की कुंडली में चतुर्थ चरण है, उसका जन्म चतुर्थ चरण में हुआ है, तो नाड़ी दोष का परिहार हो गया। परंतु यदि वर है, वह भी तृतीय चरण का है और वधू भी चतुर्थ चरण की है, तो ये एक ही लाइन में आने की वजह से, समान चरण होने की वजह से इनको नाड़ी दोष लगेगा। अब हम देखते हैं कि नाड़ी दोष के बारे में कहा जाता है कि नाड़ी दोष जो है वो ब्राह्मणों में ही माना जाता है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि यहाँ ब्राह्मण से तात्पर्य ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाला नहीं है, परंतु जन्म कुंडली के अनुसार जातक का वर्ण अगर ब्राह्मण है तो यहाँ नाड़ी दोष अवश्य ही लगता है। अब जन्म कुंडली में वर्ण का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में वर्ण का निर्धारण राशि के अनुसार किया जाता है। हमारे कुल मिलाकर के ये 12 राशियां हैं। 12 राशियों में हम देखते हैं कि पहली राशि, 5वीं राशि और 9वीं राशि इनका क्षत्रिय वर्ण है। इसी प्रकार से दूसरी राशि, छठी राशि और 10वीं राशि इनका वैश्य वर्ण है। इसी प्रकार तीसरी मिथुन राशि, 7वीं तुला राशि और 11वीं कुंभ राशि का शूद्र वर्ण है। और ये चतुर्थ राशि और 8वीं राशि और 12वीं राशि का ब्राह्मण वर्ण है। तो मित्रों, सारांश के रूप में यह है कि अगर हमारे मध्य नाड़ी है तभी हमको नाड़ी दोष के बारे में विचार करना चाहिए। और दूसरी बात कि यदि दोनों के नक्षत्र तो समान हैं, परंतु अगर दोनों की राशि अलग अलग है तो हमको नाड़ी दोष पर विचार नहीं करना चाहिए। और नक्षत्र के चरण भी अगर अलग अलग हो जाते हैं तो नाड़ी दोष पर विचार नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैंने आपको नाड़ी के बारे में विस्तार से अध्ययन कराया है, समझाया है। अब हम अगला वीडियो लेके आएंगे, उसमें किसी अलग बिंदु पर चर्चा करेंगे।